हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल। जहां पर हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमारी एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ जो थी वो स्टार्ट थी पिछले वीडियो से, जिसमें मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने खुद के पर्सनलाइज नोट्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिनसे मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है 2 बार। ठीक है, तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ के अंदर हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बताया था कि कैसे कैसे हम अपने सिलेबस को कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हमने डिमांड थ्योरी से शुरुआत की थी पिछली वीडियो में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उस वीडियो को जब आप देख लेंगे तो फिर से वापस आइएगा इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि ये उसी का पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो ये वीडियो के अंदर हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिमांड थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम सिमरन सहगल है। मैं पिछले 3 सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। मैं खुद 2 बार यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स को क्वालिफाई कर चुकी हूँ। सॉरी और मेरा एक आर्टिकल भी पब्लिश्ड है ऑप्टिमा के अंदर, जिसका आईएसबीएन नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं काफ़ी सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर चुकी हूँ और मैं एक दिल्ली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होल्डर भी हूँ। ठीक है, तो मैंने वो सारे के सारे रीजंस जो हैं स्क्रीन के ऊपर एनलिस्ट कर दिए हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो हम डिमांड थ्योरी जो है पढ़नी हमने शुरू कर दी थी। अपनी कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसको पढ़ने के लिए हमने अपना पहला पड़ाव जो है वो पार कर लिया था पिछले पार्ट 1 के अंदर। अब हम पार्ट 2 में आ गए हैं, जहाँ पर हम अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बाद से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। डिमांड एंड डिमांड फंक्शन, देन लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यस, अब यहाँ से ये जो स्लाइड है, यहाँ से हमें अपनी जो वीडियो है उसको शुरू करना है, अपने जो टॉपिक्स हैं उनको शुरू करना है। ठीक है ना, तो चलिए बिल्कुल भी डिले ना करते हुए आगे अब टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो मूवमेंट इन डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो हमें पता है डिमांड को इम्पैक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं, और जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सिर्फ हम इम्पैक्ट किसका देख रहे हैं, प्राइस का देख रहे हैं। ठीक है, कि जब प्राइस में चेंज आता है तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, या कैसा चेंज आ रहा है। कितना चेंज तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है ना। कैसा चेंज आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ द चेंज जो है वो हमें पता चलता है किससे, लॉ ऑफ डिमांड से। तो जब मेरा प्राइस इंक्रीज करेगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी, जब मेरा प्राइस डिक्रीज करेगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। जब हम एग्जैक्टली इस डेफिनेशन को देखते हैं तब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं। समझ में आती है ये चीज़ आपको। जब मैं बात कर रही हूँ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, चाहे वो इंक्रीज इन द प्राइस हो, चाहे वो डिक्रीज इन द प्राइस हो, रीज़न इन दोनों में से कुछ भी हो, उससे जो भी इम्पैक्ट मेरा क्वांटिटी डिमांडिंग पर आ रहा है उससे मेरे डिमांड कर्व में एक मूवमेंट होगी। डिमांड कर्व में एक मूवमेंट होगी। कैसी मूवमेंट होगी वो अभी बात करते हैं, रीज़न आप लोगों को समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व कब होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व तब होता है जब डिमांड को इम्पैक्ट करने वाले दूसरे जो फैक्टर्स हैं एक्सेप्ट प्राइस, जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से किसी में भी चेंज आता है तो मेरे डिमांड कर्व में एक शिफ्ट आता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब प्राइस में चेंज आए उससे क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आए तो वो क्या है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अगर मेरे बाकी के फैक्टर्स में चेंज आए जो मेरी डिमांड को डिटरमिन करते हैं एक्सेप्ट प्राइस,
उससे जो मेरी क्वांटिटी डिमांडिंग में चेंज आएगा उससे डिमांड कर्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, शिफ्ट होगा मेरा डिमांड कर्व। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर आप मीनिंग देख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वही मूवमेंट है और चेंज इन डिमांड जो है वही शिफ्ट है, बस एक दूसरा नाम है, ऑल्टरनेटिव नेम है इनके, तो ये आपको ध्यान रखना है। मीनिंग देख लीजिए, when the quantity demanded changes due to change in the own price of a commodity keeping other factors constant, it leads to a movement along the same demand curve। यही मैंने बोला। then change in demand में when the demand changes due to the change in any factor other than the own price of the commodity, it leads to a shift in the demand curve। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब डिमांड कर्व पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो डिमांड कर्व पर मूवमेंट दो तरीके से हो सकती है, एक अपवर्ड मूवमेंट हो सकती है और एक डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। अब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड का क्या मतलब है ये अभी हम समझेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि शिफ्ट किस तरीके का होगा। तो डिमांड कर्व में शिफ्ट कैसा होता है, या तो राइटवर्ड होता है या फिर लेफ्टवर्ड होता है। क्या रीजंस है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको इतना समझना है कि अगर हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। अगर हम शिफ्ट इन द डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं तो शिफ्ट या तो राइटवर्ड होगा या लेफ्टवर्ड होगा। क्लियर। चलिए, अब इसको समझते हैं हम डायग्राम से अच्छे से। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। अब आप देखिए और अज्यूम कीजिए कि पहले जो आपका डिमांड कर्व था वो डी है, ठीक है, और आप पॉइंट ए के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे। पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका ओपी प्राइस है मार्केट में और उस पर आप ओक्यू क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब अज्यूम करते हैं कि मार्केट में जो मेरा प्राइस है वो ओपी से गिरकर OP1 हो जाता है, ओपी से फॉल होकर OP1 हो जाता है। तो आप देखिए, अगर प्राइस OP1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है मार्केट में, OQ1, ठीक है। मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज कर गई। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, जैसे ही कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। यही यहाँ पर हुआ है जो हमारे पॉइंट बी से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। तो मेरी जो मूवमेंट हुई है वो ए टू बी हुई है। पहले मैं ए पर थी जहाँ पर मेरा प्राइस ओपी था और क्वांटिटी डिमांडेड OQ थी, उससे मैं पॉइंट बी की तरफ आ गई हूँ जब मेरा प्राइस OP1 हो गया फॉल होकर और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होकर OQ1 हो गई, ठीक है। तो ए से बी कैसी मूवमेंट हो रही है, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। इसी डाउनवर्ड मूवमेंट को हम दूसरे नाम से जानते हैं, किस नाम से, एक्सपेंशन इन द डिमांड कर्व, ठीक है। एक्सपेंशन क्यों कह रहे हैं, एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, एक्सपैंड करना, ठीक है। एक्सपैंड करने का क्या मतलब होता है, बढ़ना। किसका बढ़ना, क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ना, ठीक है। किस रीजन से बढ़ना, प्राइस के कम होने से, ठीक है। यही यहाँ पर हुआ है, ए से बी पर जब हम मूव किए हैं तो क्यों मूव किए हैं, क्योंकि प्राइस फॉल हुआ है और प्राइस फॉल होने से मेरी डिमांड एक्सपैंड करी है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे केस की, जहाँ पर अज्यूम करते हैं मेरा प्राइस पहले ओपी था और क्वांटिटी डिमांडेड उसके ऊपर OQ थी, पॉइंट ए के ऊपर हम थे, और इस सिचुएशन के बाद मार्केट में प्राइस जो है वो इंक्रीज कर गया, ठीक है। इंक्रीज करके कहाँ पहुंचा, OP2 पर पहुंच गया। अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज करके OP2 हुआ तो देखिए डिमांड कर्व पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर गई है, OQ से OQ2 हो गई है, ठीक है। बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है, जैसे ही किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करेगा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी विल डिक्रीज, ठीक है। और क्योंकि जब मेरी क्वांटिटी डिक्रीज की तो अब मैं कहाँ पर आ गई, पॉइंट सी के ऊपर आ गई हूँ डिमांड कर्व पर, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मेरी मूवमेंट ए टू सी हुई है। अब ए टू सी कैसी मूवमेंट है, ऊपर की तरफ मूवमेंट है सेम डिमांड कर्व के ऊपर, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। और इसी अपवर्ड मूवमेंट को दूसरा नाम दिया जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट करना, कम हो जाना। किसका कम हो जाना, क्वांटिटी डिमांडेड का कम हो जाना।
किस रीज़न से? प्राइस के इंक्रीज होने से। यही यहाँ पर हुआ है। जैसे ही प्राइस मेरा OP से OP2 हुआ, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड OQ से OQ2 हो गई, कम हो गई। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। समझ में आती है ये चीज़? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्लियर है? चलिए, तो अब आगे हम शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व कैसे होता है? देखिए, हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है DD। ठीक है, अब अज्यूम करते हैं कि हमारे किसी और फैक्टर अदर देन प्राइस, जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं उसमें किसी में चेंज आ जाता है। ठीक है, अगर वो चेंज फेवरेबल चेंज होगा। फेवरेबल चेंज का क्या मतलब है? एक ऐसा चेंज है जिससे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाए। ठीक है, अब वो इंडिविजुअल केसेस जो हैं वो हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको क्या समझना है? अगर फैक्टर्स में चेंज फेवरेबल हो तो मेरी जो डिमांड कर्व है वो कहाँ जाएगा? वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, किस तरफ शिफ्ट किया? D1 पर शिफ्ट किया। अब यहाँ पर देखिए, प्राइस उतने का उतना ही है। OP था पहले भी DD के ऊपर, और अभी भी प्राइस OP ही है D1 के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो OQ से OQ1 हो चुकी है, बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि मेरा प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन किसी और फैक्टर में फेवरेबल चेंज आया है। ठीक है, इसी का ऑपोजिट अगर मेरे किसी फैक्टर के अंदर अनफेवरेबल चेंज आए, मतलब ऐसा चेंज आए जिससे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करे। ठीक है, अब देखिए, अगर ऐसा कोई चेंज आता है तो मेरा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ या नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, जो हमें दिख रहा है D2 पर। ठीक है, जैसे ही मेरा डिमांड कर्व D2 पे शिफ्ट किया है तो देखिए मेरी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई है OQ से OQ2, लेकिन प्राइस उतने का उतना ही है, क्योंकि प्राइस तो यहाँ पर कांस्टेंट है। और मेरे दूसरे जो फैक्टर्स हैं अदर देन प्राइस, जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े थे डिमांड फंक्शन में, उनमें से किसी में अनफेवरेबल चेंज आया जिससे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है। क्लियर? तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? अगर हम मूवमेंट की बात करेंगे तो उसमें चेंज इन प्राइस होगा, बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट। अगर हम शिफ्ट की बात करेंगे तो उसमें सब फैक्टर्स में चेंज हो सकता है, लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? चलिए, मुझे लगता है कि अब ये अच्छे से क्लियर होगा आपको टॉपिक। अब बात करते हैं हम एक्सपेंशन और इंक्रीज की। ठीक है, तो एक्सपेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं मूवमेंट के अंदर अच्छे से। एक्सपेंशन क्या है? एक्सपैंड होना क्वांटिटी डिमांडेड का। एक्सपैंड होने का मतलब इंक्रीज करना। तो इंक्रीज कैसे करेगा? लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, जब प्राइस फॉल करेगा। ठीक है, जब प्राइस फॉल करे और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करे, दैट इज एक्सपेंशन इन डिमांड। अब उसके अंदर मूवमेंट कैसी होगी? मूवमेंट होगी डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, अब बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का क्या मतलब है? इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है कि मेरे प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड हैं, अगर उनमें फेवरेबल चेंज आता है और उससे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाती है, तो मैं उसे क्या कहूँगी? इंक्रीज इन डिमांड कहूँगी। प्राइस इज कॉन्स्टेंट बट देयर इज अ फेवरेबल चेंज इन द अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। ठीक है, इसी इंक्रीज इन डिमांड से क्या होगा? मेरे डिमांड कर्व पे इम्पैक्ट। इससे डिमांड कर्व पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, अब रीजंस देख लेते हैं। रीजन एक्सपेंशन इन डिमांड का तो एक ही है कि जो प्राइस है वो डिक्रीज कर जाए, लेकिन इंक्रीज इन डिमांड के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। वो सारे रीजंस जो हमने अपने डिमांड फंक्शन में पढ़े थे पिछले क्लास के अंदर। तो अगर आपने मेरी बात अभी तक नहीं मानी है और अभी भी आप इस वीडियो में बने हुए हैं बिना पिछली वीडियो को देखे, तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को पहले देखिए। इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, फिर वापस आइएगा और यहाँ से शुरू कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम बात कर रहे थे रीजंस अफेक्टिंग द इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है ना, तो सबसे पहला है इसमें इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो उससे क्या होगा? हमने पढ़ा था, जैसे ही सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन गुड भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीज कर गई तो इंक्रीज इन डिमांड है, राइटवर्ड शिफ्ट होगा।
नेक्स्ट इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ये भी हमने पढ़ा था, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस डिक्रीज करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन गुड मेरी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और जैसे ही मेरी कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस डिक्रीज करेगा, वैसे ही मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इन्वर्स रिलेशनशिप पढ़ा था हमने। तो हम यहाँ पर तो इंक्रीज इन डिमांड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस डिक्रीज किया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इनकम इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड हमने पढ़े थे, नॉर्मल गुड कौन से होते हैं, वो होते हैं जो इनकम के बढ़ने के साथ जिनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज कर जाए। और इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं, जिनकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर जाए इनकम के बढ़ने के साथ, ठीक है। इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो अगर नॉर्मल गुड्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो ही नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेरा नॉर्मल गुड है तो इंक्रीज इन इनकम इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन डिमांड। वहीं अगर मैं बात करती हूँ इन्फीरियर गुड्स की, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कब बढ़ेगी, जब मेरी इनकम डिक्रीज करेगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो अगर मुझे इंक्रीज इन द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स करना है तो मेरी इनकम जो है वो डिक्रीज करनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। बिल्कुल, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा लोग होंगे, उतनी ज़्यादा मार्केट में डिमांड होगी। टेस्ट इन द फेवर ऑफ द कमोडिटी। हाँ, अगर आपका टेस्ट डेवलप्ड है किसी भी कमोडिटी के लिए तो आप उसकी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इंक्रीज इन द प्राइस, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो प्राइस है कमोडिटी का वो फ्यूचर में इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर इंक्रीज कर जाएगा फ्यूचर में तो आप उस टाइम नहीं खरीदेंगे उस कमोडिटी को, क्योंकि वो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उस टाइम, या आप नहीं खरीदना चाहते हैं उसको ज़्यादा प्राइस पर, तो आप उसकी डिमांड आज इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। आज ही आप उसको खरीद लेंगे ताकि आपको कल ज़्यादा दाम के ऊपर उसे ना खरीदना पड़े, ठीक है। तो ये सारे के सारे रीजंस है हमारे इंक्रीज इन डिमांड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम पिछले में भी देख चुके हैं। ए से बी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, वही हमारी क्या है, एक्सपेंशन इन डिमांड। अगर हम बात कर रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड की, तो उसमें राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज की। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। तो जब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस, ठीक है। जब मेरा प्राइस इंक्रीज करे, बाकी सब फैक्टर्स का इम्पैक्ट कांस्टेंट रहे, उससे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर जाए, उससे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर जाए, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है। डिक्रीज इन डिमांड क्या है, डिक्रीज इन डिमांड है जब मेरे दूसरे फैक्टर्स अदर देन प्राइस, जितने भी मेरे फैक्टर्स हैं उसके अंदर अनफेवरेबल चेंज आए, जिससे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में डिमांड कर्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती है, ठीक है ना। जब अपवर्ड मूवमेंट होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, हमारी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होती है। जब हम डिक्रीज इन डिमांड की बात कर रहे हैं तो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व कैसा होता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। डिक्रीज इन द डिमांड, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, नीचे की तरफ आ जाएगा हमारा डिमांड कर्व। रीजंस अगर हम देखें तो रीजंस हमारे वही हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की बात करेंगे तो डिमांड कम हो रही है, किस वजह से, प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से। और अगर हम डिक्रीज इन डिमांड की बात करेंगे तो वही सारे फैक्टर्स जो हमने अभी इंक्रीज इन डिमांड में पढ़े थे उनका उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिक्रीज इन इनकम in the case of normal goods, increase in income in the case of inferior goods, decrease in the population, and taste not in the favor of the commodity, and expectation of future decrease in the price. Clear? आप अपनी इस वीडियो को इस टाइम पॉज कर लीजिए और ये जितने भी मैंने रीजंस बोले हैं इनको अपने दिमाग में दोहराइए और समझिए कि कैसे ये डिक्रीज इन डिमांड को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए, ठीक है। मैं चेक करूँगी बिल्कुल, और जिसने सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन दी होगी उसे हार्ट भी मिलेगा। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी है, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमारी
डिमांड कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, किसकी वजह से? प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। कैसी मूवमेंट है? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व है। अगर हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो डिक्रीज में क्या होगा? हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, डिमांड कर्व DD से DD1 आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो बचा हुआ हमारा टॉपिक है दैट इज़ नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, गिवन गुड्स, इन सब के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी बची है वो हम नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट 3 ऑफ डिमांड थियरी उसके अंदर कवर करेंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं उन टॉपिक्स को और अभी तक उन्हीं टॉपिक्स का वेट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट आपका करवाने वाली हूँ इन सीरीज़ के अंदर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और अगर आप इस बार JRF क्लियर करना चाहते हैं मेरे साथ तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, माइंड योर इकोनॉमिक्स को, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नहीं, बिल्कुल आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, माइंड योर इकोनॉमिक्स। ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से ही है। इन सब के जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी बिजनेस इंक्वायरी के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो mindyoureconomics@gmail.com के ऊपर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप पर्सनलाइज क्लासेस लेना चाहते हैं तो मैं नॉर्थ दिल्ली के अंदर ऑफलाइन क्लासेस भी अरेंज करती हूँ UGC नेट JRF के लिए। 11th 12th और PhD एंट्रेंसेस और ग्रेजुएशन की क्लासेस भी मैं अरेंज करती हूँ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनलाइज क्लासेस लेना तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे DM कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।